बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक व्यू है बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। राइट, हमने ये देखा था कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है जब हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को उसके अंदर रख देते हैं। किसी भी कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, उसका क्या रीज़न है, उसी को देखने के लिए ये टॉपिक लिखा गया है। ठीक है, यानी ये आपको माइक्रोस्कोपिकली व्यू दे देगा डाइलेक्ट्रिक्स का। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक आपको पता है एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हमारे पास एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो हम टू पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में रखते हैं। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ही है डाई मीन दो और इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो ख़ुद न्यूट्रल होता है और हम उसको किसी भी दो इलेक्ट्रिक प्लेट के दरमियान में रखते हैं। ये न्यूट्रल मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, जो इंसुलेटर मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसका वो बिल्कुल हमारे पास स्फेरिकल होता है। जैसे अगर मेरे पास, मैं आपको ये एटम की अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं, आप लोगों को पता ही है, आप माशाल्लाह से सेकेंड ईयर में पढ़ते हो तो आपको पता ही है, सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस और सराउंडिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कोई सा भी मटेरियल जब मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रही हूँ तो उसका हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे ये एटम, ये तो एक एटम है, जब मैं पूरे डाइलेक्ट्रिक को रखूँगी प्लेट के दरमियान में, ये मेरे पास सेंटर हो गया, न्यूक्लियस सेंटर में और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। इस मटेरियल को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को मैंने इन दो प्लेट्स के दरमियान में रख दिया, लेकिन अभी प्लेट को मैंने चार्ज नहीं किया। ठीक है, अनचार्ज कैपेसिटर है, अभी मैंने इसको चार्ज नहीं किया। उसके दरमियान में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है और उसमें सारे चार्ज जो हैं वो स्फेरिकल इन शेप हैं और वो कंसेंट्रिक हैं सेंटर की तरफ। ठीक है, अपने चार्ज की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक मीन होता है डिफरेंट सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। यहाँ पे मैंने आपको एक ऑर्बिट दिखाया हुआ है ना, लेकिन है तो ज़्यादा सारे ऑर्बिट, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के पास ज़्यादा सारे ऑर्बिट है ना, तो इन सारे सर्कल्स का सेंट्रिक ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, इसको हम कॉन्सेंट्रिक भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने जब इसको कैपेसिटर के दरमियान में रखा, अभी तो वे इस तरह ही है, इसी सिचुएशन में है, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर चार्ज, ये देखें ये ऐसे ही है, लेकिन मैंने अगर जैसे ही चार्ज प्रोवाइड कर देती हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इधर से नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास चार्ज एटम जो हमारे पास बिल्कुल स्फेरिकल था, स्फेरिकल शेप था, अब वो पोल्स बना लेगा। ये हमारे पास एग लाइक शेप बन गया। ठीक है, उसके दो एंड्स बन गए हैं, दो एंड्स यानी दो पोल बन गए हैं। जब मैं किसी भी एटम को दो प्लेट ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान में रखूँगी, उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा स्फेरिकल एटम जो था वो इस तरह पोल्स में शेप चेंज हो जाएगा, अंडे की तरह की शक्ल में चेंज हो जाएगा।
ठीक है, ये अंडा सा बन गया ना हमारे पास, अंडे जैसे शेप होगी। और अंडे को आपने देखा हुआ 2 एंड्स उसके बने हुए होते हैं। एक एंड हमारे पास, एक एंड पे सपोज पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज। ये प्लेट उसको नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और ये नेगेटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो शेप है वो इस तरह की हो जाएगी, 2 एंड वाली शेप बन जाएगी, एंड्स उसके बन जाएंगे। एक ये एंड बन गया, एक एंड ये बन गया। हम क्या कहेंगे, इसको 2 पोल बन गए हैं। ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, ये 2 पोल इसके बन गए हैं। इसको हम डाई पोल भी कह सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था ना, डाई इलेक्ट्रिक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखा है कि जब भी हमने डाई इलेक्ट्रिक को ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के दरमियान में रखा है तो उसके 2 पोल बन गए हैं। इसको हम डाईपोल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए डाईपोल हो गया। या आप इसको कह सकते हो इस एटम की पोलराइजेशन हो गई है। पोल बन गए ना, पोल बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। हम ये कह सकते हैं कि इस एटम की पोलराइजेशन हो गई है। ठीक है, अब हम जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो हमारे पास एक एटम तो नहीं होगा, बहुत सारे एटम होंगे। तो जब हम बहुत सारे एटम्स को, यानी डाइलेक्ट्रिक को हम जब रखेंगे ऑपोजिट चार्ज प्लेट के दरमियान, तो सारे के सारे एटम्स जो हैं वो इसी तरह डाइपोल्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सारे एटम्स ऐसे डाइपोल में चेंज हो जाएगी, यानी मेरा पूरे का पूरा डाइलेक्ट्रिक जो है उसकी पोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक में जितने भी एटम्स थे उन सब की पोलराइजेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इसने नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज़ हो गई, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई, यहाँ से भी, यानी जिस तरह पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी हमारे पास वो नहीं रही। इस इफेक्ट की वजह से थोड़ी सी वैल्यू उसकी कम होगी, क्योंकि थोड़ी सी न्यूट्रलाइज होगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हुई, कम हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हुई तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ये रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, डेल वी ओवर डेल आर, वो ये भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट में माइनस के साइन के साथ। ठीक है, तो डेल वी ओवर डेल आर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज, ये हमारे पास ई के इक्वल था। ठीक है, डेल वी, जैसे ही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हुई वैसे ही मेरा पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया और चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। Q डिक्रीज़, V डिक्रीज़। अब V का C के साथ क्या रिलेशनशिप है, Q इज इक्वल टू C भी है, तो C किसके इक्वल है, Q ओवर V के। इट्स मीन C, V अगर डिक्रीज़ होगा तो C इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो Q ओवर V इज इक्वल टू C। सो अगर E डिक्रीज़ हुआ है तो V यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज़ हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज़ होने से कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास था माइक्रोस्कोपिक व्यू, जिससे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक के रखने से कैसे डिक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब मेरा ख्याल अब नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, मैथमेटिकल ही है, और मगर ये कि इम्पॉर्टेंट बहुत है। ये बहुत अक्सर ही क्वेश्चन आया रहता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है, और एक दफ़ा आपने इसको याद कर लिया तो बस ये भूलता नहीं है ये टॉपिक। स्टार्ट एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना।
चार्ज क्या है, एनर्जी, क्यों, कैसे, U इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, हमने कहा है जब भी अगर हम किसी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर कर लेते हैं तो चार्ज में ये सलाहियत होती है कि वो मूव करके जा सकता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब हमने एनर्जी स्टोर कर ली। जैसे हम बैटरीज में एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, एनर्जी स्टोर कर लेते हो उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर में एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। इसमें स्टोर करने का काम क्या है, आप देखो, जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हो, ऐसे ही आप कैपेसिटर को भी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हो। मैं जैसे हाइट पे कोई चीज़ लेके जाती जाऊँगी, छत पे ले गई या किसी हाई लेवल पे ले गई, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हाइट पे लेके जाने से। इसी तरह मैं हाई पोटेंशियल पे ले जाऊँगी चार्ज को स्टोर करूँगी, तो वो मेरे लिए पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी चार्ज के अंदर, चार्ज को बोलते हैं कैपेसिटर के अंदर। अब हमने अगर सपोज मैंने किसी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करना है, ठीक है, अगर मैंने किसी कैपेसिटर में चार्ज को स्टोर करना है तो सबसे पहले क्या करूँगी, एक चार्ज स्टोर करूँगी। देखो ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये 2 प्लेट्स हो गई मेरे पास। ये कैपेसिटर की 2 प्लेट मैंने लेनी। अब मैंने पहला चार्ज स्टोर किया, ठीक, इस पे भी नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं जब दूसरा चार्ज इसके ऊपर स्टोर करने लगूंगी, पहला चार्ज स्टोर किया तो मेरे पास इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 0, कोई चार्ज स्टोर नहीं था, चार्ज नहीं स्टोर था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं था। क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल टू सी वी, या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज अगर चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता जाएगा। अब मैंने चार्ज को स्टोर कर लिया, पहला चार्ज स्टोर किया, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा पहले चार्ज स्टोर करने से। ठीक है, इनिशियली 0 था, पहला चार्ज स्टोर किया। अब दूसरा चार्ज स्टोर करूँगी तो पहले वाला चार्ज उसको रिपेल करेगा, रिपेल करने की कोशिश करता है, लेकिन इधर से नेगेटिव साइन उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन को यहाँ पे फील करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। फिर ऐसा ही होगा, नेक्स्ट चार्ज स्टोर करूँगी तो मुझे और ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे मैं चार्ज स्टोर करते जाती हूँ तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इंक्रीज़ होते जा रही है, क्योंकि अब चार्जेस की तादाद बढ़ती जा रही है ना। जैसे जैसे चार्जेस की तादाद बढ़ती जाएगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मेरा वोल्टेज तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन मुझे काम भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है। इसी फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से कोई भी कैपेसिटर 100% चार्ज कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैं चार्ज और लेके आती हूँ, पीछे वाले चार्जेस रिपेल करना शुरू कर देते हैं उसको। ठीक है, तो इसलिए चार्ज मैक्सिमम 63% ही स्टोर होता है, फिर वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है और चार्ज उसके ऊपर स्टोर नहीं होता। लेकिन 100% चार्ज स्टोर नहीं हो सकता इस रिपल्शन की वजह से। इनिशियली हमें कम चार्ज फोर्स रिपल्शन फेस करनी पड़ती है, लेकिन जैसे चार्ज ज़्यादा स्टोर होता जाता है रिपल्शन की वैल्यू बढ़ती जाती है और हमारे पास वर्क डन की वैल्यू भी हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जितनी मर्ज़ी हम इस पर चार्ज को स्टोर करने की पूरी कोशिश कर लें, 100% नहीं हो सकता फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। राइट, अब आ जाते हैं कि हमें मैथमेटिकली इसको करना कैसे है। बस आपने इनिशियली स्टार्ट कर देना है कि जी कैपेसिटर हम ले रहे हैं, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज। जब चार्ज स्टोर करेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती जाएगी। और इसको थोड़ा सा समराइज़ करके लिखना है, इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ज़रूर। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल लिखा, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी। पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में कितना था, 0, कहाँ तक हम लिखेंगे, V तक, तो एवरेज का निकला, डिवाइड कर दो 2 से, तो एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ गया
1/2V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास कितना हो गया 1/2V के। पोटेंशियल डिफरेंस 0 प्लस वोल्टेज 0 है इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस V/2 इज इक्वल टू हाफ V। मेरा एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस आ गया हाफ V, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम स्टोर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू QV होती है ना। V की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, V की वैल्यू भी निकाली हमने 1/2V, तो ये फॉर्मूले में तो QV ही है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है U इज इक्वल टू QV, V की वैल्यू पुट की 1/2V। अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई QV/2, ठीक है। कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टोर हुई है QV/2। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज इक्वल टू QV/2। अब Q किसके इक्वल होता है CV के, तो U इज इक्वल टू QV/2 यानी CV फिर V/2 इज इक्वल टू 1/2 C²। ये जी आपको फार्मूला आ गया है U इज इक्वल टू 1/2 CV²। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, बस यही फार्मूला है। इसमें हम C की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास C की वैल्यू भी है, V की वैल्यू भी है, बस हमें वैल्यूज़ ही पुट करनी है। लेकिन हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV²। अब जस्ट नेक्स्ट स्टेप में C की वैल्यू और V की वैल्यू पुट कर देनी है, एक और नई फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। यानी यहाँ पे अगर आपके पास C नहीं गिवन हो या V गिवन नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे, उसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, आप उसकी जगह किसी और कौन सी वैल्यू को और लिख सकते हो। उसके लिए फिर अब हमारे पास याद है आपको, अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, C हमारे पास था 1/εA/0/r/d, ठीक है। ये C की वैल्यू हमने देखी थी अभी जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है कैपेसिटर वाला, ठीक। और हमारे पास V की वैल्यू है V इज इक्वल टू ED। अभी जैसे मैं अब भी आपको बता के आ रही हूँ, ये पिछले टॉपिक में भी हमने इसको पढ़ा है, तो वैल्यू पुट कर दो C की जगह पे और V की जगह पे। पोटेंशियल एनर्जी भी हमने फार्मूला देखा था कि U इज इक्वल टू हाफ CV², U इज इक्वल टू हाफ CV² था ना। ये देखो इसमें C और V की वैल्यू पुट करने लगे हैं। C की वैल्यू आई A/ε/r/d और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास E² D²। V की वैल्यू पुट कर दी। अब एक D जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, E को मैं इधर ले आई हूँ, A को मैं इधर ले गई, ठीक है। ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम, एरिया इंटू ब्रेथ, हमारे पास क्या हो गया वॉल्यूम बन गया। और ये बाकी चीज़ क्या आ गई, ये हमारे पास एनर्जी स्टोर आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी स्टोर हुई है ½ ε/r/e², ठीक है। 7 वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर हुई है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी देखना चाहूँ यानी U/V कर दूँ, हमारे पास आ जाएगा ½ ε/r/e²। ये हमारे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, राइट। ये एक फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था U इज इक्वल टू हाफ CV²। बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ U इज इक्वल टू QV था, हमने Q की वैल्यू पुट कर दी, Q इज इक्वल टू CV, V की वैल्यू पुट कर दी 1/2, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसमें फिर हमने C और V की वैल्यू पुट कर दी है, तो फिर हमारे पास एक नई फॉर्म बन गई पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, या आप कह सकते हो एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन हमारे पास बनी है ½ ε/r/e², राइट। बेटा अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है हमारे पास, वो है हमारे पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको भी डिस्कस करते चलते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, राइट। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कहते हैं हमारे पास जब भी हमें कैपेसिटर को चार्ज करना होता है मोस्टली RC सर्किट ही हम यूज़ करते हैं। RC सर्किट मीन यानी सर्किट में कैपेसिटर भी यूज़ होता है और रेजिस्टेंस भी यूज़ होती है, ठीक है। जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों ही यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको RC सर्किट कहते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस भी लगी होती है और कैपेसिटर भी होता है, तो ये RC सर्किट यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर वाला सर्किट बन जाता है।
ठीक, हम इस सर्किट को यूज़ करते हैं कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। ठीक होगी बात। हमारे पास अभी मैंने जैसे भी आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि चार्ज जब भी हम स्टोर करते हैं वो कभी भी 100% स्टोर नहीं होता ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज इमीडिएटली या फ़ौरन से स्टोर नहीं हो जाता, बल्कि क्या है, अभी मैंने आपको बताया था 1 बाय 1 पहले चार्ज स्टोर हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाता है बाकी जो पहले चार्ज स्टोर हो चुके होते हैं वो नए आने वाले चार्ज को रिपेल करते हैं। ठीक है, इस वजह से चार्ज कभी भी मैक्सिमम लेवल तक नहीं जा सकता, यानी 100 तक चार्जिंग नहीं होती। अब हम अगर इस ग्राफ से भी देखें तो आप देख रहे हो कि चार्ज, ये चार्ज स्टोर होना, ये क्यू है, ये क्यू है मेरा, आप देख रहे हो चार्ज यहाँ तक स्टोर होने के बाद फिर ऐसे ही इक्विलिब्रियम में चला जाता है। इसी तरह इसका भी वो दिखा रहे हैं कि स्टोर होने के बाद इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। लार्ज आर सी मीन प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी, इसका मतलब है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का प्रोडक्ट। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का प्रोडक्ट एक्चुअली हमारे पास इक्वल होता है टाइम की। ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर ये हमारे पास किसके इक्वल है? टाइम की। आर सी इज इक्वल टू टाइम, इसका मतलब है जब लार्ज आर सी होगा तो टाइम ज़्यादा होगा, यानी देर से कैपेसिटर चार्ज होगा, और स्मॉल आर सी होगा तो टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है 12.6, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ख़ास तौर पे ये आता है प्रूव डैट आर सी इज इक्वल टू टी। ठीक है, या प्रूव डैट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 ओम इंटू 1 फैरेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ सकता है। अभी हमने देखा आर सी किसके इक्वल है? टाइम। स्मॉल टाइम मीन कैपेसिटर जल्दी चार्ज, लार्ज टाइम मीन कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, लेकिन चार्ज कहाँ तक होगा? 0.63%। क्लियर? इसी तरह यहाँ से हम इसको देखेंगे कि चार्ज हमारा कितना टाइम स्टोर होता है? चार्ज 0.63%। ठीक है, ये एक्चुअली हमारा क्या है? टाइम कांस्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। दिस इज नॉन एज आर सी, हमारे पास नाउन ही, हम कहते हैं इसको टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स, यानी 0.63% टाइम्स जितना चार्ज स्टोर होगा इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए, यही हमारा टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट। क्लियर? ये ग्राफ में मैं आपको दिखा भी दिया है कि ये इक्विलिब्रियम में चला जाता है, उसके बाद चार्ज फिर और स्टोर इसमें नहीं होगा। राइट, अब चार्ज स्टोर से हम चले जाते हैं, चार्ज स्टोर हो गया। अब हम अगर इसको डिस्चार्ज करना चाहें, यानी चार्ज स्टोर किया हुआ है उसको इस्तेमाल करना चाहें, तो हमारी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। डिस्चार्जिंग कैसे शुरू हो जाएगी? वही हमारा, हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को नेगेटिवली चार्ज प्लेट से कनेक्ट कर देंगे, दरमियान में अपना कोई भाई अप्लाइंसेस लगा देंगे, तो हमारा फिर डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। अब डिस्चार्जिंग जब शुरू होगी तो पहले चार्ज स्टोर हुआ था, अब क्या होगा? वो आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल होना है। फिर वही वाली बात कि अगर लार्ज आर सी होगा तो देर से हमारा डिस्चार्जिंग होगी, स्मॉल आर सी होगा तो जल्दी डिस्चार्जिंग हो जाएगी। लेकिन अगेन चार्ज कभी भी मुकम्मल तौर पर डिस्चार्ज नहीं होता। ना चार्ज मुकम्मल तौर पे चार्ज होता है, ना कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज होता है, और ना ही कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज होता है। ये भी सिर्फ डिस्चार्ज कहाँ होता है? 0.36%। ठीक है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते करते 0 तक जाता है। 0 तक जाने के बावजूद वो अपना जस्ट
0.36% इसको डिस्चार्ज कर पाता है। बाकी कैपेसिटर में उसकी वैल्यू स्टोर रहती है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे चार्ज इक्विलिब्रियम तक जाने के लिए कितना स्टोर किया उसने, 0.63। इसी तरह डिस्चार्जिंग जो है वो कितनी होगी, 0.36। ठीक, बाकी मैंने आपको बता दिया कि जितना आर से छोटा होगा उतनी ही जल्दी से कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्जिंग कर देगा। स्मॉल वैल्यूज़ मीन स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सी हम इसलिए ले रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता है, तो हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। ठीक है, उसको एनर्जी को वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमें साथ रेजिस्टेंस लगाना पड़ती है। ठीक है, और ये कितने परसेंट डिस्चार्ज होता है, 0.36% डिस्चार्ज हो जाता है हमारा कैपेसिटर। जब टाइम t = 0 था तब हमारे पास चार्ज मैक्सिमम होता है, जब टाइम t हो जाता है तो फिर ग्रेजुअली डिक्रीज टू 0 हो जाता है, हमारे लिए वो चार्ज 0 हो जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल है ये हमारा लास्ट टॉपिक जो था और लास्ट न्यूमेरिकल जो है इसको ज़रूर करिएगा, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा 12.6 को। बहुत मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, न्यूमेरिकल के तौर पे भी आ सकता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। ये ख़ास तौर पे ये टॉपिक मैंने ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये एज सच कोई सॉलिड क्वेश्चन के तौर पे कभी नहीं आया, एक आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करिएगा। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी तक कभी मैंने इसको सॉलिड क्वेश्चन के तौर पे आते हुए नहीं देखा। ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ज़्यादातर आता है। ये न्यूमेरिकल भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉलिड क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला टॉपिक ये भी आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है। या ज़्यादातर कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक बताएं, आ भी जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, लेकिन ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी, आपसे बहुत अच्छी उम्मीद है मुझे सारे स्टूडेंट्स से। अल्लाह ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।